नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और डिफेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर एक एनआई मैटर में एक्यूज द्वारा लिया जाता है। टिपिकली एक्यूज कई बार ये डिफेंस लेते हैं कि जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है वो अगर एक्यूज ने इशू किया है, इट वाज इशूड नॉट फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लीगली एनफोर्सेबल डेट, बट ये जो इशू किया गया था एक एडवांस पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया गया है। कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड। अगर आप कंप्लेनेंट हो तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इस डिफेंस में क्या लूप होल्स निकाल सकते हो, और अगर आप एक्यूज पर्सन हो तो यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसको हम प्रूव कैसे कर सकें अगर हमने इस डिफेंस को रेस किया है, एंड व्हाट शुड बी अवर प्रिकॉशंस सो दैट ये जो है इट शुड नॉट गेट फेल्ड, ये फेल ना हो डिफेंस। अदरवाइज अगर ये डिफेंस फेल हो जाता है तो सीधा the accused person will be heading towards a conviction. इस डिफेंस को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एसएसएम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस स्टेट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। अभी जो रिसेंट डायरेक्शंस भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इशू करी हैं कि अब क्योंकि जो चेक बाउंस का मैटर है वो नॉर्मली बिटवीन द टू प्राइवेट पार्टीज रहता है, तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द एनआई एक्ट के मैटर्स में। सो कमिंग बैक टू द डिफेंस ऑफ एडवांस पेमेंट के बारे में, हम इस जजमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, अंडरस्टैंड करेंगे टाइमलाइन क्या थी, किस तरह से ये इशू जो है ट्रायल कोर्ट से होता हुआ सेशन कोर्ट गया, देन सेशन से ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आया, और उसकी कोर इशू को समझने का कोशिश करेंगे। देन व्हाट इज द रीजंस of the Honorable High Court in arriving at the adjudication of this revision petition, and finally we will try to understand what kind of takeaways we as a complainant or we as an accused can take from the findings of this judgment. So let us now get deeper into the facts of the case. अगर फैक्ट्स ऑफ द केस में अगर हम देखें तो जो केस टाइटल एसएसएम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी। देखो जो फाइल हुआ है ये 2014 में फाइल हुआ है, और इसका जो जजमेंट आया है लगभग 11 साल के बाद ये जजमेंट जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन का जजमेंट आया है, दैट इज ऑन द 19th of September 2025। ब्रीफली जो इशू ये था कि कंप्लेनेंट जो था दैट इज द रिस्पोंडेंट नंबर 2, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 स्टेट ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट थी। कंप्लेनेंट अल्मीनियम सेक्शंस जो था एक्यूज पर्सन को सप्लाई करता था ऑन ए क्रेडिट बेसिस के ऊपर। ओके, इस बार भी कंप्लेनेंट ने कुछ मटेरियल सप्लाई किया। इन रिटर्न ऑफ दैट मटेरियल पिटिशनर जो कि एक्यूज्ड हैं इसमें इस पिटिशन में, ओके, उन्होंने चेक्स इशू करे टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अमाउंट रुपीज 37 lakhs अप्रोक्सीमेटली। और जब ये चेक्स प्रेजेंट किए गए तो देन ये चेक्स जो हैं डिसऑनर्ड हो गए। जो चेक्स की अमाउंट थी, 3 चेक्स थे, टू 2 चेक्स जो थे 10-10 लाख के थे, और एक चेक जो था 5 लाख था। तो लगभग 25 lakhs के जो चेक्स थे वो डिसऑनर्ड हुए, and that's how the case becomes a NI complaint case after the complainant go through the complete mandatory requirement statutory demand notice भेजा, उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद 30 days के अंदर अंदर when the cause of action arose, उसके 30 days के अंदर अंदर कंप्लेनेंट ने ये केस भी फाइल कर दिया बिफोर द लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब एक्यूज का जो डिफेंस था, प्राइमरीली एक्यूज का डिफेंस ये था कि चेक तो हमने इशू किया बट नॉट फॉर द डेट की या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, बट इट वाज ओनली फॉर द एडवांस पेमेंट। The petitioners contended that the lower courts failed
टू कंसिडर द मेन डिफेंस। ये जो इनका मेन डिफेंस था, जो लोअर कोर्ट थे, ट्रायल कोर्ट एज वेल एज द सेशन कोर्ट, इन दोनों ने ही दे मिजरेबली फेल्ड टू कंसिडर द मेन डिफेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन। और इस एडवांस पेमेंट के डिफेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्यूज थे, दे रिलाइड ऑन देयर लेजर statement of accounts to show that all the transactions between the parties were made through the advance payments, not on the credit। जो कंप्लेनेंट का ये था कि उसने मटेरियल सप्लाई किया, अब मटेरियल सप्लाई के करने के कारण एक लाइबिलिटी एस्टैब्लिश होगी बिटवीन द एक्यूज पर्सन एंड द कंप्लेनेंट, एंड अक्यूज ने उस लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए 25 lakhs के चेक इशू करे और वो चेक डिसऑनर्ड हो गए। लेकिन एक्यूज पर्सन बोलता है कि मैंने ये जो चेक थे उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने ये जो चेक इशू करे हैं वो एडवांस में इशू करे थे कि भाई ओके, कंप्लेनेंट हैज़ टू सप्लाई द मटेरियल टू मी। अब कंप्लेनेंट ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया, या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ओके आप मटेरियल सप्लाई मत करो और आप हमारे जो चेक है उसको भी वापस कर दो। तो दिस वाज द ओवरऑल डिफेंस। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके ये कहाँ तक ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब ये पहुंचा, तो क्या बेसिक फैक्ट्स रहे बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्या एनालिसिस रहा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर हम लर्नेड ट्रायल कोर्ट के बारे में बात करें, तो ट्रायल कोर्ट ने ऑब्वियसली कन्विक्शन का ऑर्डर दिया। कन्विक्शन में ये दो सेंटेंसेस आई, पटिशनर थे उसको 1 साल के लिए सेंटेंस सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड प्लस 25 लाख का फाइन, एंड जो पिटिशनर जो मेन कंपनी थी उसको भी सेंटेंस टू पे ए फाइन ऑफ ₹25 lakhs। सो अप्रोक्सीमेटली टोटल जो फाइन इम्पोज हुआ ₹50 लाख का, एंड प्लस जो डायरेक्टर थे ही वाज सेंटेंस टू फर्स्टली imprisonment of 1 year, एंड इन डिफॉल्ट ऑफ दैट फाइन, अगर डायरेक्टर फाइन पे नहीं करते तो उनको एडिशनली 3.5 month का फर्दर सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिला। अब इस ऑर्डर को एक्यूज पर्सन ने चैलेंज किया बिफोर द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसको अपहेल्ड किया, एंड कंकरेंट फाइंडिंग्स के साथ अपनी जजमेंट को भी कंक्लूड किया। द लर्नेड additional session judge held that the learned MM had rightly observed that the petitioners failed to rebut the presumptions by raising any probable defense। So जो रिबटल है प्रिजम्पशंस का, वो एक्यूज पर्सन ट्रायल कोर्ट में नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाई जो ये केस है was decided in favor of the complainant, and accused persons के ऊपर फाइन एज वेल एज imprisonment का कन्विक्शन ऑर्डर के साथ उनको फेस करना पड़ा। अब अगर हम बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करें, तो क्लियरली कोर इशू वाज दिस ओनली कि क्या वो जो डिफेंस है एडवांस पेमेंट का, कब जो एक्यूज पर्सन है वाज एबल टू एस्टैब्लिश, और अगर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। इस रिवीजन पिटीशन को डिसाइड करते समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने द रूल ऑफ लॉ फॉर द एनआई एक्ट को एक तरह से फिर से एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों के लिए। द फर्स्ट रूल इज कि जैसे ही सिग्नेचर जो हैं ऑन द चेक were admitted, that it means that once the execution of the check is admitted, two presumptions are raised against the accused। जैसे ही accused person ने admit कर लिया कि yes, ये check जो था वो चेक के ऊपर जो साइन है accused person के ही हैं, that is the basic प्रिंसिपल। जैसे ही ये कंडीशन मेट हो गई, तो जो सेक्शन 118 की प्रिजम्पशन है एंड सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन है वो इन्वोक्ड हो गई एक्यूज्ड के अगेंस्ट। सेक्शन 118 की प्रिजम्पशन क्या है, दैट द चेक वाज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। अब एक्यूज्ड को ही रिबट करना है इस प्रिजम्पशन को। सेकंड इज दैट द होल्डर or the payee receive the check in discharge of a legally enforceable debt or liability। जब तक accused person इस presumption को rebut सक्सेसफुली नहीं कर पाते, तब तक ये presumption खड़ी है accused person के अगेंस्ट।
ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन के ऊपर रिलाई किए टू सपोर्ट दिस कंटेंशन, टू सपोर्ट दिस रूल ऑफ लॉ। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट इज प्रिजम्पशन एक्टिवेट होगी क्योंकि उन्होंने जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने चेक्स को एडमिट कर लिया। सेकंड इज द ओनर्स टू प्रूव दैट द चेक वाज इशूड फॉर एन एडवांस पेमेंट is it is on the accused person, it is not on the complainant first to prove that yes ये रहे मेरे ledgers, ये रहा मेरा invoice, ये रहा मेरी complete bank account की statement, ये रही हमारी let's say warehouse के receipts, ये रहा हमारा GST invoice जो हमने इनको raise किया था, right? The moment the signature on the checks are admitted, presumption is now against the accused person, और अब onus जो है वो accused person के ऊपर है to establish that कि जो भी complainant के favor में ये जो presumption activate हुई है, these are my evidences where I am trying to rebut this presumption. Honorable Court cited Rajesh Jain versus Ajay Singh, the judgment of the Honorable Supreme Court, and noted that the inquiry now must be focused on the case set up by the accused person. एक्यूज पर्सन क्या एविडेंस लेके आया है, उन सारे एविडेंस की जो एविडेंशरी वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा, देन ओनली द ऑनरेबल कोर्ट विल बी एबल टू मेक ए डिसीजन। तीसरा रूल ऑफ द लॉ इन द एनआई केसेस में ये है कि क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना पड़ता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, राइट? इस फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा या फिर द फैक्टर ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इस फैक्टर के बेसिस के ऊपर डिसीजन आएगा। द रूल ऑफ लॉ इज द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द डेट or liability by a preponderance of probabilities, either by leading evidence or by referring to a particular circumstances of the case। तो एक्यूज पर्सन को, जैसे हम एक सिविल सूट में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के प्रिंसिपल के ऊपर रहते हुए अपने एविडेंस को पेश करते हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, सो दैट ऑनरेबल कोर्ट जो है ये डिसीजन पे आ जाए कि ओके जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या फिर ओरल एविडेंस है, वो चाहे प्लेंटिफ के हो या वो चाहे डिफेंडेंट के हो, अगर कोई भी प्रूडेंट पर्सन उन डॉक्यूमेंट्स ट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस को गो थ्रू करे, देन ही वुड मेक आउट कि हाँ जो प्लेंटिफ कोई फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एविडेंस लेके आ रहा है, यस ये एनी प्रूडेंट पर्सन वुड हैव आल्सो थिंक दैट यस इस इन डॉक्यूमेंट्स को देख के लगता है कि ऐसा हुआ होगा, राइट? सिमिलरली इन द चेक बाउंस केस आल्सो, अगर एक्यूज पर्सन ये डिफेंस लेके आ रहा है कि भाई मैंने तो जो चेक इशू करे थे वो एडवांस पेमेंट के लिए करे थे, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, राइट? तो देन इट इज ऑन द एक्यूज पर्सन टू ब्रिंग द एविडेंस सो दैट द ऑनरेबल कोर्ट कैन इवेलुएट द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस, या आपने जो कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लेनेंट के जो एफिडेविट्स हैं, जो कंप्लेनेंट का आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे उसमें यू क्लियरली ब्रिंग आउट दैट आपका जो वर्जन है दैट इज मोर रिलायबल, दैट इज मोर ट्रस्टवर्दी देन द कंप्लेनेंट वर्जन, right? So this is what the basic in layman language, the rule number 3. So if I reiterate, first rule is कि जैसे ही अगर चेक के ऊपर सिग्नेचर एडमिट हो गए, प्रिजम्पशन एक्टिवेट हो गई अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। सेकंड, जो ओनस है वो अब एक्यूज पर्सन के ऊपर है कि अगर कोई भी डिफेंस रेज कर रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी चेक का है, चाहे एडवांस पेमेंट का है, या फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंप्लेनेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज कर किए जा रहे हैं, तो देन ओनस टू प्रूव इज ऑन द एक्यूज पर्सन। एंड थर्ड, जो एविडेंस है जिसके ऊपर एक्यूज पर्सन रिलाई करने वाला है, उसको असेसमेंट कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, now coming back to the facts of the case,
अब इस केस के अंदर जो एक्यूज पर्सन थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या एनालाइज किया कि एक्यूज पर्सन फेल्ड टू एग्जामिन द एम्प्लॉय मिस्टर कमल। क्यों? बिकॉज एक्यूज पर्सन ने बोला दैट हमने एडवांस के लिए पेमेंट करा था ये, राइट, एंड एक्यूज पर्सन क्लेम्ड कि उन्होंने एक मिस्टर कमल को एक कम्युनिकेशन भेज दिया था टू कैंसल द परचेज ऑर्डर, right, which was received by an employee Mr. Kamal of the complainant। लेकिन एक्यूज पर्सन ने ये प्ली तो ले लिया, ये फैक्ट तो रखा, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक्यूज पर्सन ने मिस्टर कमल को कभी भी एज ए विटनेस नहीं बुलाया। अब कंप्लेनेंट जो थे ऑन द ऑपोजिट साइड, कंप्लेनेंट डिनाइड रिसीविंग दिस कम्युनिकेशन एंड डिस्प्यूटेड मिस्टर कमल सिग्नेचर इटसेल्फ। तो अगर एक्यूज पर्सन ने ये डिफेंस लिया है दैट यस मैंने ये जो चेक इशू करे थे वो एडवांस पेमेंट के लिए थे, हमने ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कंप्लेनेंट की कंपनी को भेज दी थी और मिस्टर कमल नाम के व्यक्ति ने इसको एक्सेप्ट किया था, तो देन एक्यूज पर्सन आउट टू हैव ब्रिंग मिस्टर कमल एज ए विटनेस, जो कि कोर्ट को बता सकते कि हाँ क्या उन्होंने ये लेटर रिसीव करी थी कि नहीं करी थी। ऑन दी अदर हैंड जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने तो ये डिनाई किया कि ये ऐसा कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, एंड इनफैक्ट ही डिस्प्यूटेड मिस्टर कमल सिग्नेचर इटसेल्फ, एंड दैट बिकम्स ए वन ऑफ द फैक्टर जिसके ऊपर जो ऑनरेबल कोर्ट रिलाई किए टू रिजेक्ट द कंटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन। सेकंड, फेलियर टू प्रूव द स्टॉप पेमेंट लेटर टू द बैंक। अब एक्यूज पर्सन ने ये बोला था कि जैसे ही हमने ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट दिया तो हमने बैंक को भी लेटर भेज दी थी कि अब ये जो चेक्स जो हमने अब इशू करे हैं वो आप जो है कभी भी इनको क्लियर मत करना। We have given them the instructions to stop the encashment of the disputed check. So honorable court actually noted that the petitioners, that is the accused person, during the trial they have failed to examine any of their own employee or any official from the bank to prove the receipt of this letter। आप बोल रहे हो कि हमने बैंक को भेज दिया, आप बैंक को के किसी एम्प्लॉय को बुला लेते, राइट, किसी ऑफिशियल को बुलाते जो कि कोर्ट को डायरेक्टली बता देता कि यस ऑन शो एंड शो डेट ये हमें लेटर मिल गई थी, सो दिस विल एड ट्रस्ट वर्दीनेस टू योर वर्जन एट्स। लेकिन आपने नहीं किया, दिस इज द सेकंड डाउट। एंड द थर्ड पॉइंट नाउ, फेलियर टू एक्सप्लेन सिग्नेचर्स ऑन द बैक ऑफ सेल्फ ड्रॉन चेक्स। अब हुआ क्या था कि जब ये चेक इशू करे गए उसके बाद जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट ने जब इनकैश कराए तो चेक्स के ऊपर सेल्फ लिखा हुआ था, राइट। अब जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने बैंक के ही पर्सन को, बैंक के ही ऑफिशियल को एज ए विटनेस बुला रखा था। जब बैंक के विटनेस से ये पूछा गया कि भाई ओके जब सेल्फ एड्रेस चेक रहता है तो उसके ऊपर पीछे क्या साइन करने की जरूरत रहती है क्या, तो बैंक के ऑफिशियल ने ये बताया कि अगर नॉर्मल अकाउंट पे थर्ड पार्टी जो है सेल्फ के लिए चेक को इनकैश करने की कोशिश करती है तो देन बैक साइड पे जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उसके सिग्नेचर चाहिए रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन एक्यूज पर्सन का ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट था, उस केस में बैक साइड में सिग्नेचर्स नहीं चाहिए होते, एंड यू सी दिस फाइंडिंग एक्चुअली जो है ये एक्यूज पर्सन के पूरे वर्जन को खत्म कर दी। दैट a perusal of the check showed the signature of the petitioner number 2 did appear on the back side। अब क्वेश्चन ये था कि जब आगे भी साइन करे हैं, चेक के पीछे भी एक्यूज पर्सन ने साइन करे हैं, और आप बोल रहे हो कि ये एडवांस पेमेंट के लिए मैंने साइन करे थे, राइट। सो दिस in fact whole narration creates a severe doubt in the minds of the court। finally जो लेजर था वो प्रॉपर लेजर नहीं थे। The petitioners claim that the transactions were always through the advance payment was based on their ledger statement of the accounts। The Honorable Magistrate
and the learned ASG both noted that these documents had not been maintained in a proper manner. The High Court observed that no entry, see this, no entry has been made in these documents after 21st of February 2009, whereas the checks were issued in May 2009. So almost 3 months का जो है कोई लेजर था ही नहीं, लेजर में कोई एंट्रीज ही नहीं थी. This raises a severe doubt itself on the ledger, right? So whatever you are producing it, आपके एविडेंस में जब सीवियर डाउट आ गया, राइट, तो आपका वर्जन लेस ट्रस्टवर्दी हो गया व्हेन कंपेयर्ड विद द वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट, राइट. And that's when the Honorable High Court held that the lack of evidence to prove that check was issued for an advance payment, इसके कारण से the petitioner has completely failed to discharge this onus. अब जब onus to rebut the presumption में failed हो गए तो onus will not shift back to the complainant, and that's why जो ये revision petition थी dismiss भी हुई. Another factor जो also honorable high court looked into is that there is now a concurrent finding before the lower court, one by the trial court and second by the honorable session court. जब concurrent finding है as per the judgment of the honorable supreme court, state of Kerala versus Puttumana की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जिस्ट ये था कि जब तक कोई ग्लेरिंग यू नो एरर नहीं है जजमेंट्स में, नीचे की जजमेंट्स में, मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि लिमिटेशन पीरियड के ऊपर बात ही नहीं करी गई एंड एक्यूज पर्सन ने ये बोला फर्स्ट टाइम आके दैट द जो कंप्लेंट है वो कोज ऑफ एक्शन के शुरू होने से पहले ही फाइल कर रखी है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो दिस इज a kind of a glaring error on the face of its order, and that's when the honorable court might venture into while invoking the supervisory jurisdiction under article 227. okay, लेकिन अगर ऐसी ग्लेरिंग एरर्स नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई परवर्सिटी नहीं है लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर में, तो देन especially in when there are concurrent findings from the lower courts, then the honorable high court should not venture into reassessment, reappreciation of the evidence. Okay, so based on this, honorable high court concluded that the petitioner had failed to rebut the presumption under section 118 and 139 of the NI Act. Secondly, the honorable court found no infirmity with the impugned judgment passed by the learned ASG and held that it did not warrant any interference. और उसके बाद ये जो petition थी dismissed. Okay, so if we try to understand the takeaways, if you are an accused person in a check bounce matter, and if you have raised any particular defense, this is just about the a defense where advance payment का डिफेंस था, लेकिन अगर आप चाहे सिक्योरिटी चेक हो, आपका फाइनेंशियल इनकैपेसिटी ऑफ द कंप्लेनेंट का डिफेंस लेके आ रहे हो, देन यू नीड टू ब्रिंग आउट the documentary evidence or any oral evidence, or you need to be very thorough in the cross examination, so that जो complainant का जो version है, ठीक है, it causes a serious doubts over the legally enforceable debt, जो कि that कंप्लेन एज पर द कंप्लेनेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्रिजम्पशन है वहां पे उसके फेवर में. लेकिन वंस यू आर एबल टू सक्सेसफुली रिबट द प्रिजम्पशन, तब कंप्लेनेंट को अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अगर उसने फाइल कर रखे हैं, तो then complainant has to ensure that all these documents are should be in the requirement to establish that debt exists between the complainant and the accused, and जो check dishonored हुए हैं वो it is only for the discharge of the debt existing between the accused and
कंप्लेनेंट, बट ये स्टेज तभी आएगी जब एक्यूज पर्सन इज एबल टू सक्सेसफुली रिबट द प्रिजम्पशन। अगर रिबटल नहीं हुआ तो देन ऑटोमेटिकली डिसमिसल ऑफ द डिफेंस की तरफ जा रहा है, विच विल फर्दर गो टूवर्ड्स द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन। एंड फाइनली जब हम रिवीजन jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट को इन्वोक करने वाले हैं, this case reiterates that High Court's revision jurisdictional is not a थर्ड राउंड ऑफ ट्रायल। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने और ना ही ये अपील प्रोसीडिंग्स भी नहीं होने वाली, सेकंड अपील की तरह काम नहीं होगा इस पे कि फर्स्ट अपील तो सेशन कोर्ट हो गया एंड देन सेकंड अपील अंडर द ग्रैब ऑफ रिवीजन jurisdiction हम जो है सेकंड अपील भी कर लेंगे। नहीं, रिवीजन jurisdiction में हाई कोर्ट तभी अपनी पावर्स को इन्वोक करेंगे जब देयर आर ए क्लियरिंग एरर ऑन द फेस ऑफ द इम्प्यूज्ड ऑर्डर, एंड स्पेशली जब कंकरेंट फाइंडिंग्स हो उस समय दिस getting into the venture of reappreciation of evidence, it is not expected from the honorable high court. So okay, so the accused cannot expect the honorable high court to re-examine all the evidence already rejected by the two lower courts. I hope with this video you must have been able to understand the importance of having credible evidence, having sufficient evidence in case if the accused person intends to raise any particular defense for its protection in the NI Act. And if you have any specific questions, specific queries, you can put your questions or queries to us through email, through WhatsApp also, as well as you can put down your queries or comments in the comment box also. We will try to respond to your questions on a priority basis. And if you believe that this video can help your friends or other stakeholders who are going through a check bounce matter, do share this video with your friends and stakeholders, and don't forget to subscribe to this channel if you continue to wish to receive updates about the NI recent judgments by the Honorable Supreme Court as well as the Honorable Delhi High Court. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.